नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, बार बार सोचना। एक थॉट शुरू होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, यानी कि चेन ऑफ थॉट्स। लगातार व्यक्ति सोचता हुआ चला जाता है, एक्शन कुछ नहीं लेता, केवल सोचता है। तो दोस्तों, अगर हम इसे साइकोलॉजिकली डिफाइन करें तो इसको GAD भी कहा जाता है, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति केवल चिंतन करता है और चिंतन में भी वो चिंता जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देता है, और जहां पर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना जरूरी हो जाता है। तो हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग और दूसरा है सॉल्यूशन सेंटरिंग थिंकिंग। यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है या एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति एक बार जिसमें स्टार्ट होता है तो लगातार वो थिंकिंग प्रोसेस चलता चला जाता है और वो अपने एक्शन में कुछ नहीं करता है, केवल सोचता रहता है लगातार। और वो ये सोचता है कि काश 2 साल पहले या 4 साल पहले मैं ये करता तो ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता, या 2 दिन पहले अगर वो कुछ मैं ऐसा कर लेता तो आज ये होता। यानी कि वो लगातार पास्ट की बातें सोचता है और उस पर अपना थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिव रखता है। केवल थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव रखता है, अपने एक्शन को कि अगर मुझसे कुछ हो गया तो मुझे अब ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करता वो। यानी कि एक्शन मोड पर वो कुछ भी नहीं लाता, वो अपने पास्ट के बारे में लगातार सोचता रहता है। तो जब व्यक्ति पास्ट के बारे में लगातार सोचता रहता है तो उसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं, और ये अपने आप में जब नेगेटिविटी आती है तो उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जिसे GAD कहा जाता है। और इसके अपने आप में इफ़ेक्ट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकली भी होते हैं और फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। जहाँ तक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं या हम देखें कि जो ओवर थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली, तो दोस्तों उसमें चिंता का जो है देखी जा सकती है उन लोगों में, उनमें तनाव देखा जा सकता है, उनमें डिप्रेशन देखा जा सकता है, बेचैनी देखी जा सकती है। इसके अलावा ये जो लोग हैं जो प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग करते हैं, इन लोगों को अपने बारे में ये भी लगता है कि मेरा हार्ट फेल हो सकता है, मेरी डेथ हो सकती है, या मैं जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा सकता हूँ। तो इस तरह के उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं जो उसकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जहाँ तक उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें हम, तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में हम बहुत सारे इफ़ेक्ट देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें उसको नींद की कमी हो जाएगी, उसको वो थका थका महसूस करेगा, हाथ पैरों में जकड़न महसूस करेगा, और उसके पल्स रेट कम हो जाएगी, पेट में दर्द का एहसास होने लगेगा। तो ये उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इस प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग की वजह से ये इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। अगर हम इसके रीजंस की बात करें कि इसके क्या रीज़न हैं, क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होता है प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग। दोस्तों, अगर हम जनरल वे में बात करें तो जनरली लोग पास्ट के बारे में सोचकर ही थिंकिंग प्रोसेस प्रारंभ करते हैं, अपना उसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक दूसरी बात, वो लोग जो अक्सर अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते, अपने रूटीन लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, अपने आप को बिजी नहीं रखते, खाली रखते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को कोई ना कोई थिंकिंग थॉट उनके दिमाग में चलता है, और जब ये थिंकिंग चलता है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो उसको लगातार वो थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव रखता है, उसको कोई काम नहीं करने देता। एक थॉट शुरू होता है तो वो उसको लेटने को मजबूर कर देता है, यानी कि वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, लेटा रहता है, ज़्यादा कोई एक्शन वाले काम नहीं करता, यहाँ तक कि वो एक्शन करता ही नहीं है, वो सिर्फ थिंकिंग करता है। ये जनरल कुछ रीजंस फैक्टर हैं। और अगर हम इसकी साइकोलॉजिकली इसको डिफाइन करें कि इसके साइकोलॉजिकली क्या रीजन हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका फर्स्ट रीजन, बायोलॉजिकल रीजन जो बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि उस व्यक्ति विशेष में
जो है कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है बायोलॉजिकल, जैसे कि हमारे माइंड में बहुत से ऐसे जो है हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिनकी इम्बैलेंसिंग होने से जो है जीएडी डेवलप होती है या ये जीएडी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हार्मोन में अगर हम बात करें तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो अगर कम या ज़्यादा मात्रा में होता है तो उससे भी इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से जीएडी यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो जाता है, यानी कि ओवर थिंकिंग करने की प्रक्रिया उसमें होने लगती है, प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग उसमें होने लगता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं दूसरे फैक्टर पे आऊँ तो इसमें साइको एनालिटिक फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर जिसमें इड और ईगो का रोल बहुत इफेक्टिव होता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और ईगो जो है वो ड्राइवर मोड पर काम करता है। तो इड जो है वो तो हमेशा खुशी चाहता है, प्लेजर चाहता है, बहुत अच्छी उसको सब जो भी चाहिए, खुशी चाहिए, सफलता चाहिए, बहुत धनी होने की इच्छा रखता है, बहुत सुख की भावना रखता है, हर तरह से जो है उसको अच्छा ही चाहिए, प्लेजर चाहिए। और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। जब ये पॉसिबल नहीं होते तो ईगो इनको ड्राइवर की तरह ड्राइव करता है, कंट्रोल में रखता है, एक ट्रैफिक इंचार्ज की तरह वो उसको कंट्रोल करता है, जो फ्लो माइंड में चलता है तो वो कंट्रोल होता है। तो इन दोनों में द्वंद्व होता है और जब द्वंद्व होता है तो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तीसरा रीजन अगर मैं बताऊं आपको तो कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, जिसमें मैंने ये सारे रीज़न जो ऊपर आपको बताए हैं, जैसे ध्यान की कमी हो गई, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति सोचने लग गया, परिवार में किसने क्या कहा, किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया या फादर ने डांट दिया या पैसे की कमी हो गई या कल मैं नहीं रहूँगा या मेरा जॉब छूट जाएगा। तो एक थॉट शुरू होता है, उसके बाद रेगुलर थॉट शुरू होने लगते हैं और वो एक थिंकिंग प्रोसेस पे काम करने लगते हैं और इस तरह जो है ये इसके रीजंस बनते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग की। दोस्तों दूसरा जो इसका मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग जो है वो तो बहुत ही पॉजिटिव मोड पर काम करने वाला प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति केवल होप की उम्मीद करता है, जिसमें मोटिवेटेड मोड पर रहता है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो ये देखता है कि जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे अच्छा करना है, अब मैं पुरानी चीज़ में चेंज नहीं कर सकता, मैं तो नया अच्छा कर सकता हूँ। तो वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है, मोटिवेटेड फॉर्म में रहता है और उसी तरह से वो काम करता है। तो उसमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, उससे किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह वो अपने आप में कंट्रोल कर पाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी इसको जो है दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो जब जीएडी डेवलप होती है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जा सकते हैं, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये है कि इसको सीबीटी थेरेपी दी जा सकती है पेशेंट को, जिसमें ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सीबीटी देने के दौरान यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जब दी जाती है तो व्यक्ति को में सामर्थ्य की स्थिति उत्पन्न करने की प्रयास किया जाता है कि ये कि आप समर्थ हैं इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो एक तो ये किया जाता है। दूसरा उसमें विजुअल डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि भाई आप ऐसे करिए, और मॉडलिंग उसको दिखाकर बताया जाता है कि देखिए ऐसी कंडीशन हो सकती है, अगर आप इसी प्रॉब्लम में रहे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, तो आप इससे हट करके ये करिए। तो उसको अच्छा दिखाया जाता है, पॉजिटिव दिखाया जाता है या उसके प्रॉफिट्स बताए जाते हैं, तो वो मॉडलिंग के जरिए भी ठीक किया जा सकता है उसको। एक जो तीसरा तरीका है वो ये है कि उसमें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग के जरिए, यानी कि उसको ये बताया जाता है कि आप अगर अच्छा करेंगे तो हम आपको ये आपके लिए ये बहुत अच्छा एक चीज़ हमने आपके लिए सोच के रखी हुई है जो आपको मिलेगी। तो वो व्यक्ति वैसा करने का प्रयास करता है, यानी कि वो कंडीशनिंग उसमें डेवलप की जाती है। तो ये अपने आप में कंडीशनिंग डेवलप करने से भी व्यक्ति जो है इस प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग को कम कर पाता है और धीरे धीरे कम होते होते सीबीटी एक अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी थेरेपी है जिससे प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग पूरी तरह खत्म की जा सकती है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है आप सभी लोगों से, जिसमें भी अगर जो भी अपने आसपास ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो सोचता ज़्यादा है,
करता कम है, यानी कि एक्शन मोड पर कम होता है, जो पास्ट की बातों पर ही डिस्कस करता रहता है। न केवल वो सोचता है बल्कि अपने लोगों से डिस्कस करता है। वो ये नहीं सोचता कि वो लोग जब फ्री हो जाएंगे तो थर्ड पर्सन को बताएंगे और वो थर्ड पर्सन भी उनसे पूछेगा, तो वो फिर वो डिस्कशन चालू हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसमें प्रॉब्लम सेंटिंग थिंकिंग है, अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए वो अपने प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें और उसको अच्छा देखने का प्रयास करें, उसमें कुछ एक्शन करने का प्रयास करें कि मैं अब क्या करूं जिससे मेरी ये फायदे की प्रक्रिया चालू हो जाए या मुझे ये फायदा मिले। और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को बिजी रखे, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे, पूरा दिन का एक सिस्टमेटिक पूरी तरह से तैयार करे अपना तरीका कि मुझे सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, तो वो बिजी रखे। जब वो अपने आप को बिजी रखेगा तो उसके माइंड में वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक्टिव नहीं होगा, बेकार के नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएंगे। जब नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएंगे तो जीएडी उसमें डेवलप नहीं होगी और वो एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह काम करेगा और ओवर थिंकिंग से बचेगा। तो दोस्तों, इस तरह ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है और ओवर थिंकिंग करने से कोई कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्ति मनोविकृत ही स्थिति में आया है। तो आप इससे बचें। और मेरा ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें जो भी कमेंट है आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।